नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। खबर होती है ना, बीमार को भी आराम नहीं करने देती है। खबर होती है और उसको जनता के पास पहुंचना ही होता है। आज नया डेवलपमेंट आ गया है, दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तो एक मर्डर केस में मोदी जी का नाम आ गया है और दूसरा अडानी जी सीधे 20% डूब गए। दोनों गुजराती मित्रों के लिए ये एक बुरी खबर है। 20% के करीब उनका शेयर गिर गया है। गिरा क्यों है? इसलिए गिरा है क्योंकि अमेरिका में उनके खिलाफ एक खतरनाक मामला आ गया है, इंडिक्टमेंट हो गया है। इस मामले में वो जेल भी जा सकते हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या मामला है, कैसा मामला है और मोदी जी किस मामले में फंसे हैं, इस पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। आरोप क्या लगे हैं? आरोप है कि इन्होंने सिक्योरिटी और वायर फ्रॉड किए हैं। अब सिक्योरिटी और वायर फ्रॉड क्या है? सिक्योरिटी फ्रॉड यह है कि अमेरिका में लोगों से इन्होंने पैसा लिया, इन्वेस्ट कराया, पैसा बैंकों से लिया या प्राइवेट इन्वेस्टर से लिया। हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को तो घास कूड़ा समझा जाता है। बैंक के साथ फ्रॉड करो तो अलग केस होगा। जनता को उल्लू बना के पैसे आप इन्वेस्ट करा लो, कोई गुनाह नहीं। वहां पे है तो वहां जो इन्वेस्टर थे अडानी ग्रुप में, उनको इन्होंने गलत दावा करके, गलत वादा करके पैसा इन्वेस्ट करा लिया। अब ये गलत दावा क्या था और झूठी और गुमराह करने वाली खबर देकर अरबों डॉलर कैसे जुटाए? दरअसल अडानी जी ने एक बड़ी रिश्वत दी भारत में, 2000 करोड़ रुपए। भारत में अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए रिश्वत देकर अडानी ग्रीन एनर्जी ने ठेका ले लिया और ये ठेका लेने के बाद इन्होंने वहां पे इन्वेस्टर्स को कहा कि हमारा शेयर, हमारा जो प्रोजेक्ट है एकदम क्लीन एंड फेयर है। अब आप कहेंगे कि भाई इन्वेस्टर को क्या लेने देना, कमाई करके तो दे रहा अगला। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप करप्शन में पैसा कहीं पे खिला उला के प्रोजेक्ट लेते हैं, कल के दिन करप्शन का चार्ज खुलेगा तो कौन डूबेगा? वो इन्वेस्टर डूबेगा, उसका पैसा डूबेगा। एक तो मामला ये। दूसरा मामला इनके ऊपर जो लगा है, वो जो वायर वाली फोटो धोखाधड़ी का लगा है, वो मामला ये है कि इन्होंने इन सबूतों को छिपाने की कोशिश की। इनके जो कुछ प्लानिंग थी, इनकी एक्सेल शीट पे थी, कुछ प्लानिंग इनकी पावर पॉइंट पे थी, उन सबको इन्होंने डिलीट किया। सबूत क्या है? सबूत यह है कि इनकी पावर पॉइंट उन्होंने रिकवर कर ली जो डिलीट की है। इनके एक्सेल शीट्स भी रिकवर कर लिए हैं जिसमें वो पूरी प्लानिंग थी कि कैसे पैसे खिलाए जाएंगे, कैसे निकाले जाएंगे, और लोगों की फोन पे बातचीत भी उन्होंने हासिल कर ली है। तो इस क्रिमिनल इंडिक्टमेंट में गौतम अडानी, सागर अडानी, इसके अलावा विनीत एस जैन वगैरह के ऊपर भी आरोप हैं। अब इसमें आप समझिए कि बचना आसान है या मुश्किल है। आरोप आपने समझ लिए सरल भाषा में, कम शब्दों में। है क्या कि ये जो कानून है ECPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये कानून थोड़ा अमेरिका का बहुत जरूरत से ज़्यादा सख्त है। वहाँ हम ज़्यादातर कानून सख्त हैं। इस कानून में बचना मुश्किल नहीं होता, पहली चीज़। दूसरा, इनके पास जो है बहुत सारे सबूत हैं। सबूत क्या है? आपकी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, यानी ठोस प्रूफ है। और जो चेन ऑफ एविडेंस है उसको जुटाने के लिए भी उनके पास आदमी है। आदमी दो है, रंजीत गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, जो एक अमेरिकी कंपनी थी रिन्यूएबल एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी वाली, उसके पूर्व अधिकारी हैं। और एक है सिरिल कनाबेस और सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा। ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कनाडा का, उसके कर्मचारी हैं। कर्मचारी मतलब बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव, ऐसे कोई क्लर्क नहीं है वहां पे। अब आप इसका एंगल समझिए। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि एक के बाद एक जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशंस निकल रही हैं, वो ये 5 आईज के नेटवर्क से निकल रही हैं। वही कनाडा, वही अमेरिका, वही ऑस्ट्रेलिया, वही न्यूजीलैंड और वही ब्रिटेन। तो ये जो कहानी है, इसमें एक सबसे खतरनाक एंगल है कनाडा वाला। कनाडा के जो 3 आदमी हैं, सिरिल कनाबे, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा,
निश्चित तौर पे ये कनाडा की गिरफ्त में है, शिकंजे में है। अगर जिस दिन इनको कनाडा की पुलिस गिरफ्तार करेगी ये टै 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 करके बोलेंगे। और हमारे मोदी जी ने जिस तरह का व्यक्तिगत आचरण किया, व्यक्तिगत दुश्मनी टाइप की निकाली उसके साथ में, आप याद कीजिए जब वो यहां आया था G20 में, घायल होकर गया यहां से, पड़ा रहे यहां पे, उसका हवाई जहाज खराब हो गया, उसने कहा कि नहीं तुम्हारे हवाई जहाज में नहीं जाऊंगा मैं। कितना अपमानित महसूस किया होगा उसने। अपमानित सही किया, उसको गलत किया वो अलग मसला है, लेकिन वो अपमानित था और अपमानित होने के कारण हमसे चिढ़ा हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने सही किया या गलत किया वो अलग मसला है। तो ये जो पूरा मामला है, इससे अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी, निवेशकों को गुमराह करने और बहुत सारी चीजों पे इससे असर पड़ने वाला है। और ये जो असर पड़ने वाला है, ये असर ऐसे पड़ने वाला है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। दुनिया बहुत बड़ी है, आपके उद्योग, आपकी बहुत सारी चीजें दुनिया के पैसे से चलती हैं, दुनिया चलाती है। आप रोज कहते हो कि हमारे पास FDI आ गया, FDI आ गया, FDI आ गया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक आ गया FII आ गया, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी वहां के म्यूचुअल फंड, बैंक वगैरह यहाँ की कंपनियों में पैसा लगाते हैं, हमारे शेयर खरीदते हैं। पिछले 3-4 साल में हमने पैटर्न देखा है कि FII जो है वो यहां से जा रहे हैं और FII काफी कम हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जब FII कम होते हैं किसी देश में, तो भाई उस आदमी को लगता है कि इस देश का वातावरण न्यायपूर्ण नहीं है, यहाँ कानून के हिसाब से काम नहीं होते हैं, और इस देश में अगर हमने पैसा लगाया, कल के दिन क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ तो कानून नहीं चलता, यहाँ मोदी जी चलते हैं। तो उस कंडीशन में वो आदमी अगर आपके यहाँ पैसे चलाएगा, लगाएगा, तो उसको टेंशन ये रहेगी कि कल के दिन मेरे साथ कुछ गलत या सही हुआ तो उसका मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे जीतूंगा। पहली चीज ये FDI में भी लागू होता है। FII की दूसरी समस्या और है, क्योंकि वो अंदाजा नहीं लगा सकता कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर नीचे जाने के पीछे जो बाजार में स्थापित अर्थशास्त्र के फैक्टर्स हैं कि भैया अगर कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो ऊपर चला जाएगा, कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे तो ऊपर चला जाएगा, उन फंडामेंटल से अलग कुछ और ही होता रहता है। अब आप सोचिए, अडानी जी का शेयर कोविड में जब बाजार बंद था तब भी ऊपर जा रहा था, और होते होते अडानी जी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गए, सबसे अमीर बन गए। हम सब ने तालियां बजाई, लेकिन कभी सोचा कि अडानी जी ने इतना पैसा बनाया कैसे? यह सवाल अपने आप में बड़ा सवाल है। भाई बिल गेट्स अगर दुनिया का कभी सबसे अमीर आदमी बना था तो उसने दुनिया को विंडोज दिया और कंप्यूटर पर उसकी बड़ी मोनोपोली उसने स्थापित की, एक नया प्रोडक्ट दिया। टेस्ला लेके आया, कोई अमेजॉन लेके आया, कुछ इनोवेटिव नई एक चीज लोग दुनिया को देते हैं, साइंस की सेवा करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देते हैं, R&D पे पैसा लगाते हैं और कुछ नया दुनिया को देते हैं जिसके बदले वो पैसे लेते हैं। अमेरिका में कभी देखा कोई ऐसा उद्योगपति इतना बड़ा चला गया हो ऊपर? भारत में कैसे गए? भारत में टोपी ट्रांसफर, सरकार में सेटिंग, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर। भारत की ही चीज इधर से घुमा के ले आओ, महंगी खरीद लो। कोयला खरीदो, दुबई से बेच दो सिंगापुर में, सिंगापुर से बेच दो ऑस्ट्रेलिया में, और वो सिंगापुर की कंपनी 2 रुपए के कोयले का बिल हमको बना के दे दे 50 रुपए का, और कोयला वहीं से सीधा चला है हमारे पास दुबई से। यानी बिल घूम घाम के बन रहे हैं, कोयला वहीं से आ रहा है। इस तरह के घोटाले सामने आए। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के और फिर हिंदुस्तान की राजनीति में दखल करना, अब तो ये बहुत ही गंभीर बात आई है कि बाकायदा मीटिंग में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ अडानी जी प्लानिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिरानी है, किस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट धारावी वाला लिया है। इसमें मैं डिटेल प्रोजेक्ट बना चुका हूं, तो वहां के लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आज की खबर पे आते हैं। तो इस तरह के कारोबार से अब इन्होंने धन हासिल किया है, तो इन पे मुसीबत तो आनी थी। लेकिन अभी मुसीबत क्यों आई? इसके 2 कारण हैं। एक तो मुसीबत इसलिए आई, अभी हम इस पे भी जाएंगे, कानून क्या कहता है अमेरिका का। एक तो ये जो है, अब आई हूं यूपी बिहार लूटने वाला जो गाना है, उसी तर्ज पे भाई साहब अमेरिका लूटने चल दिए थे। अडानी जी अमेरिका में अपना नया प्रोजेक्ट लाने वाले थे ग्रीन एनर्जी का,
यूपी बिहार लूटते लूटते अडानी जी पहुंच गए अमेरिका। अमेरिका में इन्होंने कहा कि ये 10 अरब डॉलर का अमेरिका में अपना ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं और 15,000 नौकरियां हमको मिलने वाली हैं। मोदी जी के दोस्त हैं, ट्रंप की नौकरी आ रही थी वहां पर, राष्ट्रपति की नौकरी लगने वाली थी उनकी, तो सोचा इसका भी फायदा मिल जाएगा, लोगों में हवा बन जाएगी। और ये करके इन्होंने, इनका जो तरीका है, अपनी मार्केट की रेपुटेशन बना के जनता से पैसे ले लो, एकदम टिपिकल तरीका है, जैसे चिटफंड कंपनी वाले का होता है, लोकल वाले का। वो आपको बोलता है 1 के 5 दूंगा, 5 साल में दुगने दूंगा, और आप झट से पैसे लगा देते हो। ये इस काम को थोड़ा लीगल तरीके से करते हैं। तो ये बॉन्ड लाने वाले थे अमेरिका में। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ये होता है, भैया मैंने आपसे कहा कि भैया आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपको 12,000 रुपये वापस करूंगा 1 साल के अंदर। मैंने आपको लिख के दे दिया, अब ये पर्ची जो मेरे पास लेके आ जाएगा उसको मैं दे दूंगा। वो पर्ची बॉन्ड है। आप क्या करते हो, 12,000 वाली पर्ची मार्केट में बिकने लगती है। वही 12,000 की पर्ची किसी को लेना है 13,000 की, किसी को लेना 14,000 की, किसी को लेना 9,000 की। इस तरह से उसकी ट्रेडिंग भी होने लगती है और जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें चलता जाता है। तो बॉन्ड लेकर ये आने वाले थे अमेरिका में, जैसे शेयर नहीं बल्कि बॉन्ड। बॉन्ड में क्या होता है कि कंपनी का हिस्सा नहीं देते हैं, हिस्सा दिए बगैर ही पैसा उधार लेते हैं आप जनता से। जैसे ही ये खुलासा हुआ, अडानी जी बॉन्ड छोड़कर भाग गए, अब भी बॉन्ड रिलीज नहीं करेंगे, फंस गए। पिछली बार भी याद कीजिए, अडानी जी जब हिंडनबर्ग खुलासा आया था, कुछ शेयर लाने वाले थे। तो ये जो अमेरिका में जब घुसे हैं, तो अमेरिका अभी तक तो वो चुपचाप देख रहा था सारा खेल, बाहर से बैठ के इंडिया में क्या हो रहा है उसको क्या पड़ी है। फिर उसको लगा कि अगर ये आदमी अमेरिका में भी ये सब खेल करने लगेगा तो कैसे चलेगा। तो उसने सबसे पहले ये बॉन्ड आते ही इसको एक्सपोज किया कि भाई ये बीमारी खत्म करो, नंबर 1। दूसरा, इलॉन मस्क जो है वो खुद ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में भारत में पैसा लगाना चाहता है। और अडानी, पहले तो उसने अंबानी को उड़ाने का इंतजाम किया, जो ऊपर से सैटेलाइट वाला इंटरनेट ला रहा है। सीधे नियम मोदी जी ने सब बदल दिया उनके लिए, आ जाओ भाई। क्योंकि 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हिंदुस्तान में जो भी आगे स्पेक्ट्रम आवंटित होगा वो नीलामी के आधार पर होगा। केंद्र सरकार ने कानून बदल दिया, वो जो बीच में कुछ बिल नहीं पास कराए थे सबको बाहर निकाल के, और उस कानून के तहत उन्होंने ये कर दिया कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हम स्पेक्ट्रम दे देंगे। और उसमें बेचारे इतने बड़े अमीर आदमी, जिनको मैं बेचारा कह रहा हूं, अंबानी साहब, वो गुहार लगाते घूम रहे हैं, तो गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा हमारे साथ। ये सिचुएशन हो गई है। तो इस पूरे मामले में अडानी जी फंसने वाले हैं उसी इलॉन मस्क के केस में, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी का काम कर रहा है। तो एक फैक्टर हुआ अमेरिका में जाके खेल करने की कोशिश करना। दूसरा एक फैक्टर मैं आपको और बताता हूं। मैं आपसे 4-5 दफा अलग अलग वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम पोजीशनिंग हिंडनबर्ग की अडानी वाले मामले में आपको पता है शॉर्ट पोजीशन करता है। आज जब सब बेच रहे हैं तो केवल हिंडनबर्ग है जो खरीद रहा होगा इनके शेयर, आप पता कर लीजिएगा। वो क्या करता है कि महंगे दाम में किसी से शेयर उधार ले लिए। आज 10 रुपए रेट चल रहा है, मैंने आपसे उधार ले लिया, कल इस चीज का रेट गिर के 5 रुपए हो जाएगा, मैं खरीद के आपको वापस कर दूंगा। इसी तरह से वो शेयर उधार ले लेता है और कहता है 6 महीने के लिए उधार ले रहा हूं, 6 महीने बाद में शेयर इस रेट में आपके जो है वो इस रेट के हिसाब से मैं ले रहा हूं, महंगे ले रहा हूं, 10 का शेयर 12 में ले रहा हूं, तो 12 में ले रहा हूं तो मैं इतने समय बाद लौटा दूंगा आपको। और जब दाम गिराता है और दाम गिरा के सस्ता होने पे लौटा देता है, ऐसे वो मुनाफा कमाता है। तो नवंबर में अगर अडानी का शेयर नहीं गिरता तो हिंडनबर्ग डूब जाता। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमको दिमाग में रखना चाहिए। इसको आप चाहे देश के खिलाफ साजिश कर लो या कुछ कह लो, क्योंकि उसका ऐलानिया था ये। तो दूसरा फैक्टर ये है। अब हम आते हैं कि इस मामले में क्या सजा हो सकती है और मोदी जी उसको बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं। दरअसल इस मामले में अगर अडानी जी अमेरिका गए तो फंस सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, और वो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो सकता है जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी में मदद कर सकता है। लेकिन अगर वो भारत में ही रहते हैं तो भारत की सरकार के हाथ में है कि वो अडानी जी को बचा ले। कैसे? याद कीजिए, राफेल को लेकर अभी फ्रांस में जांच हो रही है। वो भारत सरकार से अलग अलग तरीके की जानकारियां मांगते हैं जांच के लिए और सरकार जांच को अटकाती रहती है। इस मामले में जांच में भी भारत के एलिमेंट है। तो जब जब भारत में इंक्वायरी करने के लिए वहां से कोई सवाल आएगा, ये 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे लटकाते रहेंगे, नहीं उत्तर देंगे,
तो जब तक ये उत्तर नहीं देंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन है कि वो भारत की कोर्ट में मुकदमा करें, सबूत यहां पेश करें, जो मामला थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इसके साथ साथ जो प्रत्यर्पण होता है, जब किसी आदमी को अगर वो दोषी हो गया तो भाई कहेगी हमको तो भेजो, हमको आप एक व्यक्ति को, एक जैसे होता है ना किसी एक अपराधी का एक राज्य से दूसरे देश को भेजा जाता है, जब अबू सलेम का हुआ था, याद कीजिए पुर्तगाल वाला मामला, उसमें भारत अड़ंगे लगा सकता है कि भाई हम इसको ऐसे नहीं देंगे, ये वो तमाम सारी चीज़ें, ये करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसकी जो सज़ा क्या है सिक्योरिटी फ्रॉड की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अडानी जी के केस में अगर सिक्योरिटी फ्रॉड करते हो आप तो 20 साल तक की कैद की सजा है और भारी जुर्माना 251 रुपए का नहीं होता अमेरिका में, अरबों डॉलर का हो सकता है। इसमें हो सकता है कंपनी पूरी नप जाए। दूसरा है बायर फ्रॉड, जिसमें इन्होंने सबूतों में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, उसमें 20 साल तक की कैद हो सकती है, यानी 40 साल कैद में रहने का इंतजाम है इस केस में। इसके अलावा फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, जिसमें 5 साल की सजा और अर्थदंड है। 3 आरोप इनके ऊपर लगे हैं। तो इन तीनों चीजों में अडानी जी थोड़े हल्के बोले वाले मामले में, भारत तो है नहीं कि सेबी चीफ जो है वो बचा लेंगी। चंद्रचूड़ जी के केस में वो कहेंगे नहीं सेबी ही सब कुछ है, वो ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, वहीं जाओ, तो होगा नहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका कूटनीतिक पहलू भी है कि भारत सरकार के साथ जो संबंध है अमेरिका के, उन संबंधों पे इसका क्या अधिकार असर पड़ेगा, अमेरिका उन संबंधों को किस हद तक कंप्रोमाइज़ कर सकता है। और एक बात तो अमेरिका अच्छी तरह से समझ गया कि मोदी जी को देश वेश से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी को फर्क पड़ता पर्सनली उनके ऊपर नहीं आनी चाहिए। जो आदमी विदेशों में डील करने से ज़्यादा अपनी सेल्फी की डील के लिए जाता हो, जिसके समझौते में वो बांग्लादेश को ज़मीन दे देता हो, जिसके समझौतों में वो जब निकल के आती हैं चीज़ें तो पता चलती हैं कि कितना हितों से, तो उस व्यक्ति का सारा फोकस क्या है, पर्सनल है। अडानी जी पर्सनल दोस्त हैं, इसलिए भी उसने मुझे लगता है कि इनको फंसाने की कोशिश की है। लेकिन जो तभी मामला है जब अमेरिका से अगर इस मामले में कुछ मामला टेढ़ा हो जाए। लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी कुछ जल्दबाजियां हैं। अब इसमें जो अमेरिका का जो सिक्योरिटी का जो नियामक है, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, जैसे वहाँ SEC है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो उसमें बहुत सारी जगहों पे नहीं जा सकता, अंतर्राष्ट्रीय जटिलता है, अडानी समूह की दिक्कतें हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ों को अगर आप जाएंगे तो अडानी जी का अभी संकट तो है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अक्सर मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ये आदमी तो डराता रहता है, ये आदमी तो ये करता रहता है। भाई अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो बताऊंगा ना। मैं अकेला वो आदमी हूं हिंदुस्तान का, पूरा मीडिया एक तरफ खड़ा था और मैं आपसे कह रहा था कि तीसरी लहर कोरोना की नहीं आएगी। मैं आपसे कहता था डरो मत, मैं आपसे कहता था कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, मैं आपसे कहता था कि चिंता की बात नहीं है। और जब जब मैंने कहा 16.25 आने सच निकला। मैं वो आदमी हूं जो कल आपको खड़े होकर कह रहा है कि नहीं अभी तृतीय विश्व युद्ध टल सकता है, जब सारा मीडिया कह रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, आज रात को मिसाइल छोड़ जाएगी वगैरह वगैरह, उस आदमी को आप कह रहे हो कि वो डराता है। तो ये जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे कहेंगे क्यों इनके मुंह लगते हो ना, वो सब भी मेरे दर्शक हैं। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि मेरा मकसद डराने का नहीं है, मेरा मकसद पैनिक क्रिएट करने का नहीं है, मेरा मकसद है आपको ठोस जानकारी देने का। अब मोदी जी वाली जानकारी पे आता हूँ, वो छूट गई थी। अगर आप मोदी जी वाली जानकारी नहीं देते तो आप मेरे को पकड़ के कहते कि तुमने पहले तो एक माहौल क्रिएट किया कि मोदी जी की स्टोरी दूंगा, तो उसके बाद गायब हो गए। तो सुनिए, तो खबर यह है कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने निज्जर के मामले में मोदी जी के खिलाफ जांच की संभावनाओं पर बात करनी शुरू कर दी है। वो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, अभी फॉर्मलाइज नहीं हुआ है कि मोदी जी को निज्जर की हत्या की पूरी जानकारी थी। अमित शाह का नाम आने के बाद अब मोदी जी का नाम आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि सारी बातें मोदी जी को बताई जा रही थीं। और अभी हाल में G20 का जब समिट हुआ है तब कनाडा के अधिकारियों के साथ भारत के जो अधिकारी मिले हैं उनके बीच में कुछ इस तरह की बातों की खबर आई है। एक अखबार है द ग्लोब एंड मेल कनाडा का, उसने इस चीज को तफसील से छापा है और उसने लिखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जानते थे
कि ब्रिटिश कोलंबिया में एक हत्या हुई, एक षड्यंत्र के तहत हत्या हुई, और उस हत्या के मामले में जो निज्जर का केस था उसमें मोदी जी सारे मामले से अवगत थे। अब चलते चलते एक सवाल, निज्जर की हत्या के मामले में या पन्नू प्लॉट में आपने एक रॉ के अधिकारी विकास यादव को दोषी मान लिया, उसके खिलाफ आपने जांच शुरू कर दी, उसको गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि विदेशों से आरोप लगा था। आज मामला आपके मित्र अडानी का है। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, रॉ जैसी संवेदनशील एजेंसी के अधिकारी की आपको हिफाजत करना ज्यादा जरूरी लगता है या एक उद्योगपति दोस्त की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी लगता है? इस मामले में इस बात की परीक्षा है। अगर ये विकास यादव की तरह अडानी का भी दोष मान लेते हैं तो हम मानेंगे कि मोदी जी समान रूप से अमेरिका से डरे हुए हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ दोस्ती की कीमत है, उसूल की और नियम की, संविधान की कोई कीमत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।